हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल। जैसे कि आप जानते हैं हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स, ठीक है, उसे करा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर के अब तक हम 2 पार्ट करा चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और बिल्कुल ऐसे करा रहे हैं जैसे कि ट्यूशन कराया जाता है। ट्यूशन की आपको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब थ्योरी भी लिखवा रहे हैं। इसीलिए हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा अब आपके सामने तीसरा और आखिरी पार्ट ये आ रहा है। इसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो भी पार्ट 4 होएगी वो, ठीक है। उसमें हम कराएंगे आपको एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। पार्ट 5 में जो हम कराएंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके थे आप 1 2 3, ठीक है, एंड ऑन करके डाल लीजिए। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस वाले पार्ट का ये पहला पॉइंट है। इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। हम हर पार्ट में आपको ये भी बता रहे हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख रहे हैं, और कराएंगे सब हम, ठीक है, जितना भी सिलेबस में है हमारे, ठीक है। यूपी बोर्ड, ठीक है, हिंदी मीडियम, कहीं भी, तो सब कराएंगे हम इसे। शुरू करें। क्या हुआ इसका मतलब? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, मतलब क्या हुआ देखो सुनो। यहां हमने क्या बना लिया है? वैद्युत क्षेत्र एक समान, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हमने क्या रख दिया? एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। पिछले 2 पार्ट में आपने वैद्युत द्विध्रुव समझ ही लिया होगा, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है ये? 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों से। ये हमने क्या रख दिया? एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, मतलब ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? 2 आवेशों से, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू, ये रख दिया। तो इस पर क्या लगने लगते हैं? एक बल युग्म लगने लगता है। बल युग्म का मतलब क्या होता है? बल मतलब बल, युग मतलब जोड़ा। इसमें 2 बल कार्य करने लगते हैं। वो कैसे करते हैं ये भी सुनो। हमने ये पढ़ा था, जो प्लस का क्यू आवेश होता है उसकी बल रेखाएं कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर, क्लियर है। और जो माइनस का होता है उसकी बल रेखाएं किधर की ओर होती है? अंदर की ओर, ठीक है। उसकी बल रेखा कहाँ की ओर होती है? अंदर की ओर, ठीक है। ये पढ़ा था हमने पार्ट 1 में। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि प्लस का आवेश, हम प्लस का आवेश वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, अब बताओ, ये आवेश हमने यहां रख दिया, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो तुम्हें इसका आंसर देना है कि जिधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी साइड में होगी। ये याद रखना। अब नहीं होगी बाहर की ओर के, इधर को इधर को इधर को, ये नहीं। अब क्या कहोगे? जिधर को भी वैद्युत क्षेत्र होगा, ऊपर को बनाया था तो ऊपर को होगा। अगर हमने माइनस का आवेश रख दिया तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो क्या कहोगे? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। अब नहीं कहोगे अंदर की ओर, क्या कहोगे? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मान लो वैद्युत क्षेत्र ऐसा रखा हुआ होता, तो प्लस का आवेश की दिशा किधर की ओर होती? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। माइनस का आवेश की दिशा किधर की ओर होती? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो अब आ जाइए यहां पर। ये देखो प्लस का आवेश रखा है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा? बल रेखा है, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। इस पर एक बल इधर को लगेगा और इसकी किधर की ओर होगा? वैद्युत क्षेत्र किस साइड में है? इस साइड में है। तो इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा। बताइए, बात समझ में आ गई? तो इसे बोला गया बल युग्म। एक बल ये है और एक बल ये है, समान परिमाण का होगा ये बल। क्यों? क्योंकि आवेश समान होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? आवेश समान होता है, ठीक है। तो बल भी क्या होगा? समान। क्यों? वैद्युत क्षेत्र भी समान है, E बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू। F बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू। तो E समान, Q समान,
ठीक है, तो एफ भी क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बल युग्म। अब आगे का मतलब समझो, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम, नेक्स्ट एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, ये बात समझ ली तुमने, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म भी समझ लिया तुमने। अब आघूर्ण का क्या मतलब है, तो एक बात बताओ, ये वाला बल और ये वाला बल, ये बल इधर को और ये बल इधर को, ये ऐसा घुमाने की कोशिश ना करेगा, समझ तो रहे हो, ये ऐसा रखा है तो ये बल इधर को लग रहा है, इधर को, ये ऐसा घुमाने की कोशिश ना करेगा, तो इसे बोलते हैं हम आघूर्ण। ये इसे घुमा रहा है तो क्या उत्पन्न हो गया, आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बात समझ में आ गई। और जब हम ये वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं तो कितना थीटा एंगल बनाते हुए रख देते हैं वैद्युत क्षेत्र से, कितना थीटा कोण। ये बातें हम सारी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। और तुम्हें याद होगा वैद्युत द्विध्रुव का हमने नाम भी रखा था। ठीक है, इसका नाम रख दो ए और इस सिरे का नाम रख दो बी। ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, बताइए, बात समझ में आ गई। जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये भी आपको पता है, वह तो द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कह रहे हैं हम, 2l। क्लियर है, 2l। तब उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कि इसे वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है, करता है। बताओ, बात समझ में आ रही है, इसे घुमाने का प्रयत्न करता है। अतः इस बल युग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण। बताइए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण आप पहले से जानते हैं, 11वीं क्लास से पढ़ा होगा। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई चीज घूमती है, जैसे कि दरवाजा होता है, गेट, हम उसे खोलते और बंद करते हैं तो क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण। ठीक है, ये 11वीं में पढ़ाया जाता है कि ये बराबर होता है, बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, टाउ से। और टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। ठीक है, जितनी दूरी लगा के हम बल लगाते हैं, जितनी दूरी पे, वो बल ये आ गया। और जितनी दूरी पे कब्जे लगे होते हैं, किसमें, दरवाजों में, दरवाजे की बात कर रहा हूं मैं, गेट की। गेट होता है, उसके कब्जे लगे होते हैं, एक होते हैं हत्थे, हत्था लगा पे तो हम बल लगाते हैं। तो जितनी दूरी पे हत्थे लगे होते हैं कब्जों से, वो दूरी ले ली जाती है। तो टो बराबर होता है एफ इंटू आर। इतना याद रखना, बहुत इस्तेमाल होगा इस पॉइंट का। टो बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, बल गुणा दूरी। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं टो बराबर एफ की जगह पे लिखते हैं बल, कि यहाँ पे दो बल है तो सेम ही, इंटू क्या लिखेंगे, लंबवत दूरी। खाली आर ना कह के क्या लिखना, दूरी कहना। बताइए, ठीक है। तो अब बात ये आती है, दूरी कैसे निकालें, लंबवत दूरी। तो तुम्हें पता होगा लंब क्या होगा, ये तो कण का काम कर रहा है, 12 जो है क्या काम कर रहा है, कण का। ठीक है, तो लंब क्या होगा, यही तो होगा लंब। इसका मतलब ये लंब है यहां से यहां तक। क्यों, एंगल जो बनता है हमेशा कण और आधार के बीच बनता है, चाहे यहां पे बनाओ ये थीटा, चाहे यहां पर बनाओ ये थीटा। तो कितने बीच बनता है, कण और आधार के। तो इसका मतलब लंब ये होगा या नहीं होगा, क्लियर है। तो अब मैं बोला कि लंब निकाल के दिखाओ मुझे, तो क्या निकाल के दिखाओ, लंब। तो अब तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे लंब, ये बताइए। तो एक तरीका है, देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी हो, तीसरी पूछे, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। लेकिन यहाँ पे तो एक ही भुजा दी है और ये पूछ रहा है दूसरी, अब क्या करें, तो हम इस्तेमाल करेंगे साइन का। ठीक है, साइन थीटा में देखो लंब भी आता है और कण भी आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो हम ये लगाने जा रहे हैं, देखो भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण।
तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लंब हमें निकालना है, कड़ कितना है 2l, कड़ का काम 2l कर रहा है, तो 2l इधर आ जाएगा, तो 2l साइन थीटा इज इक्वल टू 2l साइन थीटा इज इक्वल टू l। l क्या है यहाँ पे, लंब है ये, तो इसका मतलब लंबवत दूरी मिल गई हमें। तो बल क्या हो गया, बल, तो तुम कहोगे सर बल तो सेम ही है, ये वाला लो या ये वाला लो, कोई सा भी एक बल ले लो, ठीक, इनटू लंबवत दूरी क्या हो गई 2l साइन थीटा। बताइए यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, डायग्राम बना लो, ठीक है, इसे दोबारा देखो अगर समझ में ना आए तो। यहां तक बताइए, ऊपर का साफ कर दें, अब हम ऊपर करा देंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या है हमारा, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा से, क्या है, टाउ इज इक्वल टू क्या है, बल गुणा लंबवत दूरी। हाँ तो बल क्या है एफ, लंबवत दूरी क्या आई है 2l साइन थीटा। बताइए क्लियर है। मैंने तुमसे ये कहा था पार्ट 1 देखोगे हमारी वीडियो, पार्ट 2 देखोगे, उसमें भी ये कहा था कि जिसमें भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आ जा, जिसमें भी वैद्युत द्विध्रुव का नाम आ जा, वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत, और उसका आघूर्ण ना दिखे, तो समझ लो तुमने अभी कंप्लीट नहीं करा है। अब तुम कहोगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये भी देख लो हमारी वीडियो में, ठीक है, उसमें हमने पी बताया है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है पी, और पी बराबर क्या होता है 2ql। तो अब तुम कहोगे सर 2 भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, देखो 2l, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है इस फॉर्मूले में, तो हम कहेंगे इसे सोल्व करो, हमें नहीं पता कैसे करोगे, तो तुम कहोगे यार एक तरीका है इसका यहाँ पर क्यू लाने का, ये बताओ ई बराबर हमने तुम्हें एफ अपॉन क्यू पढ़ाया है या नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो अगर मैं इसे एफ बराबर पूछूं तो तुम ए क्यू नहीं कहोगे, क्यू इधर चला आएगा ए क्यू, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा ए क्यू इंटू 2l साइन थीटा। जैसे ही तुमने इसकी जगह पर ए क्यू रखा तो तुम्हें देखो क्यू भी मिला, 2 भी मिला, एल भी मिला, 2ql, ये किसके बराबर होता है पी के, क्योंकि पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l, ऐसे तो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है पी, पी ई साइन थीटा, ऐसे याद रखना है इसे। तो बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, तो बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है भैया। क्या कहा था यहां पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, यही तो था। तो हमने क्या करा, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, थ्योरी जो मैंने लिखवाई अभी बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना, नोट करना, लेकिन थ्योरी अपने पास से बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब जो मैंने लिखवाई है जरूरी ना कि बिल्कुल सेम टू सेम मैं अभी बोल दूं फिर दोबारा से, तो आप कहीं से भी चालू कर दो, फिजिक्स में ये बहुत अच्छी बात होती है, क्या बस लिखो इसी के ऊपर। देखो ये कहते हो चाहे माने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे उसमें, तब उस पर दो बल युग्म कार्य करने लगते हैं जो कि इसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं, इस बल युग्म के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण क्या है, टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल की जगह पर तो एफ लिख दिया, लंबवत दूरी क्या है 2l साइन थीटा, कहां से आई है तुम्हारे सामने निकाली अभी हमने कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण क्या काम कर रहा है 2l, तो 2l इधर चला गया, तो 2l साइन थीटा इज इक्वल टू लंब, तो इसकी जगह पे क्या आ गया लंबवत दूरी के 2l साइन थीटा। लेकिन हमारा काम ये अभी अधूरा रहा, क्यों रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लाना है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है p होता है, और p बराबर क्या होता है 2ql, ये लिख दिया p बराबर q इंटू 2l या 2ql, ठीक है। तो अब हमने सोचा ये कहां से लाएं, तो हमने क्या करा f को तोड़ दिया, किस में तोड़ा, e बराबर f अपॉन क्यू या f बराबर e क्यू, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने e क्यू, जैसे हमने इसकी जगह पे e क्यू लिखा तो 2l ये था, तो हमने इसे ब्रैकेट में ऐसे करके दिखा दिया q इंटू 2l किसके बराबर होता है p के, तो p e साइन थीटा। बताइए क्लियर है। अगर हमें टो मैक्सिमम चाहिए फॉर टो मैक्सिमम, तो क्या करोगे, थीटा बराबर क्या रख देना 90 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर क्या आ गया 90, तो एफ तो मैक्स किसके बराबर हो जाएगा पीई, ये तो तुम्हें पता ही है, कोई सी भी साइन कोस टेन किसी भी फॉर्मूले में आ जाए और तुम्हें उसकी वैल्यू क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करते हैं हम साइन या कोस या टेन को हटा देते हैं। अब हटाने का तरीका क्या होता है, ये थोड़ी क्या वैसे ही हटा दिया हमने इसे, तो उसका हम एंगल ऐसा रखते हैं कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्यों, क्योंकि साइन कोस टेन में ठीक है सबसे बड़ी वैल्यू इनमें 1 होती है, बाकी सब छोटी होती हैं, तो इस वजह से साइन को हटाने के लिए हमने क्या करा थीटा बराबर 90, तो टो क्या निकल के आ गया हमारा मैक्सिमम, ये आ गया टो मैक्सिमम बराबर पी
ई। यहां तक बताइए क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वाले पार्ट का, है ना, दूसरा टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यह है। क्या होता है भैया? वैसे समझ ही गए होंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा। कुछ चीजें ना हिंदी में एकदम से समझ में नहीं आती, तो इसलिए हम कुछ बातें इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको भी कोई वर्ड हिंदी में ऐसे कोई बात समझ में ना आए कि सतत जैसे मैं अगर ना भी लिखता, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। तो सतत आवेश वितरण, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यू का लगातार। आवेश मतलब चार्ज, वितरण का मतलब होता है बंटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, सब में बांट दो, ऐसी कोई चीज होती है जैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो वितरण, बात समझ में आ गई। तो आवेश कैसे कैसे वितरित होता है, बात ये आई है। तो देखो इसका आंसर तो मुझे खुद दोगे। मान लो एक मेरे पास तार है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई ऐसा करके पटल है, चालक है, जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसमें क्या है? ओनली लंबाई। मान लो कोई मेरे पास घन है इस टाइप से, घन आप कह दो, कुछ भी कह लो। अब एक बात बताओ, तीनों के तीनों ही किससे बने हैं? कंडक्टर हैं। कंडक्टर मतलब चालक हैं। तीनों में करंट फ्लो आराम से हो सकता है, ऐसे हैं, इन पदार्थों के बने हुए हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं इसे आवेश दे दूं तो वो कैसे फैलेगा, कैसे वितरित होगा? तो तुम कहोगे सर सीधा सीधा चला जाएगा, वो तो ऐसे ऐसे, ऐसी ऐसी तो जागा वो, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? मैं कहूं मैं इसे आवेश दे दूं, इसे करंट दे दूं, तो वो कैसे फैलेगा? तो तुम कहोगे कि सर वो ऐसे भी फैलेगा, इधर को भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। वो तो ये भी होगा, ये थोड़ी कि सीधा सीधा जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसे टच करूं, यहाँ ना होगा ऊपर, ऐसे भी चल लिया, ऐसे भी। समझ में आ रही बातें? अगर मैं कहूं मैं इसे आवेश दे दूं तो कैसे फैलेगा? तुम कहोगे सर लंबाई में भी फैलेगा, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये पता चला आवेश तीन रूपों में वितरित होता है। इसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसे बोलते हैं आयतन, ठीक है, आवेश वितरण। बात समझ में आ गई? तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सतत आवेश वितरण ये तीन प्रकार से होता है। क्या लिखोगे इसका आगे? ये तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय मतलब लीनियर, लीनियर, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, शुरू करें। तो क्या हुआ इसमें, क्या लिखेंगे? जब किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश केवल उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। बताइए सही है? बताओ समझ में आ गया हो? बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखवाऊंगा, बेफिक्र रहो कि एकदम तुम्हारे माइंड में घुसेगी, ठीक है। सब अपने पास से लिखोगे बल्कि, अगर से एक बार समझ गया मेरा मेथड, ठीक है। तो जब किसी चालक को दिया गया आवेश केवल उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो, लंबाई के, ठीक है, और लंबाई का होगा तो इसका मतलब तार की बात हो रही है। तो इसी के नीचे आता है, यदि रेखीय आवेश घनत्व क्या हो? लैम्डा हो, तब। अब जो हम तार लेते हैं, रेखीय का बात हो रही है यहाँ पर, रेखीय का, तो इसका मतलब कैसे, क्या लिया होगा हमने आवेश देने के लिए? तार लिया होगा, कोई वायर लिया होगा, तो उसका घनत्व भी होता है अपना, ठीक है। यदि ऐसे भी लिख सकते हो तुम, यदि चालक का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तब, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये याद रखना भाई, कि लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? देखो कुलाम, और इसका क्या होगा? मीटर। तो कुलाम पर मीटर इसका मात्रक हो गया। याद रख लोगे? देखो कैसे याद रखोगे कि हमने किसी कोई तार था, उसे आवेश दे दिया क्यू, ठीक।
तो कैसे फैलेगा वो, इसकी लंबाई के अनुदिश फैलेगा। इसकी लंबाई क्या है, एल, तो जो तुमने आवेश दिया वो और जो उसकी लंबाई थी वो, इन दोनों का अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये लिखा हुआ, क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और इसे किससे लिखते हैं हम, लेमडा से। क्या लिखते हैं, लेमडा। लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर। ठीक है, ये भी अच्छे पॉइंट है, मतलब टॉपिक अच्छे हैं, इसका हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे गॉस के प्रमेय में। और इस टाइप का भी अगला जो कराऊंगा ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ चुका है अभी 2023 के पेपर में। ठीक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल था इन्हीं के ऊपर अगला जो टॉपिक है, तो इसलिए अभी तुम्हें पता होना चाहिए और आगे हम इनका यूज भी करेंगे। लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल। रफ कर दे। नेक्स्ट क्या आएगा, बताया करो यार, क्या आएगा नेक्स्ट। देखो अभी हमने पढ़ा लंबाई में, अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लूं, समझ गए आप, ऐसे ले लूं मैं, तो ये लोहे का टुकड़ा मान लो, ठीक है, तो इसका करंट दे दूं मैं, तो वो ऐसे भी जाएगा और इधर को भी जाएगा, ये थोड़ी वो सीधा सीधा जाएगा, वो तो दोनों तरफ होगा, करंट तो करंट है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पृष्ठ। ये पृष्ठीय तो हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, ये क्या होता है, तो अब बस इसी की परिभाषा जो अभी लिखी थी वही लिख देंगे। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब बात फिर वही आ गई कि इसका घनत्व क्या होगा। यदि न्यू लाइन से लिखेंगे अब, चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब, सिग्मा आधेना की तरह बनता है, सिग्मा बोलते हैं इसे, तब तो क्या होगा भाई, तो क्यू सिग्मा बराबर आ जाता है क्यू अपॉन ए। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2023 में अभी 2023 का जो भी पेपर हुआ फिजिक्स का हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिला मुरादाबाद का जो सेट था उसमें इस पे ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया था। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। उसने ऐसा कहा था कि दो गोले हैं, एक को आवेश इतना दिया गया है, एक को इतना, मतलब आवेश समान है, सॉरी, दोनों को समान आवेशित किया गया है, तो आवेश समान होगा। एक की त्रिज्या इतनी है और एक की त्रिज्या इतनी है, तो उनका अनुपात बताइए, तो आवेश तो समान होगा, तो ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये लिखा क्यू से क्यू कट गया, इसकी जगह पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर, एक की जगह पे लिखा 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 R2 जो वैल्यू दी थी वो लगा दी, इन दोनों का अनुपात आ गया था निकल के। ऐसा सवाल आ चुका है, ठीक है, 2023 के पेपर में। ये बताइए, बात समझ में आ गई, समझ तो गया हो। मान लो कि कोई पृष्ठ ऐसा था, है ना, तो इसकी लंबाई में भी आवेश फैला और इसकी चौड़ाई में भी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। तो ऐसे याद रख लेना, जो हमने आवेश दिया Q और इसका क्षेत्रफल था A, तो आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से लिखते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तुम कहोगे इसका मात्रक तो कूलाम होगा और इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का, याद हो जाएगा। तीसरा सुनो, तीसरा क्या है, तीसरा आता है थर्ड, आयतन आवेश वितरण। इसका यूज नहीं है हमारी 12th की फिजिक्स में, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, खुद ही सोचो। अब क्या कह रहा है, हम आयतन का नाम ले रहे हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, यही तो होता है। तो इसे रो से लिख देते हैं, रो बराबर होता है Q अपॉन वी। वी क्या चीज है यहाँ पर, आयतन। ठीक है, इसे वैसे याद रख लो, वैसे बता रहा हूँ, समझ तो गए। देखो जब लंबाई की बात आई थी रेखीय की, तो Q अपॉन एल, उसे लिखा था लेमडा से। जब क्षेत्रफल की बात आई थी, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तो उसे किससे लिखा था, सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपॉन है। जब आयतन की नाम आ गया तो किससे लिखते हैं, रो से, Q अपॉन वी। वी क्या है, आयतन है। ठीक है, ये याद रख लो, इसका यूज नहीं है वैसे, मगर पता होना चाहिए आपको भी कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। ये थ्योरी में चाहो तो वो भी लिख सकते हो अपने पास से, ये हम तुम्हें दे रहे हैं टास्क। ठीक है, क्या कहोगे थ्योरी में, बताइए क्या कहोगे। जब किसी चालक को
आवेश दिया जाता है और वो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, ठीक है, तीनों में एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है, और इसके घनत्व को कहते हैं, ठीक है, रो, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, इसे लिखते हैं रो से। रो बराबर होता है Q अपॉन V। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर की क्यूब। इसका कूलाम और इसके आयतन का क्या होता है, मीटर की क्यूब, ठीक है। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया सतत आवेश वितरण। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है तीसरा टॉपिक, वैद्युत फ्लक्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है ये, देखो वैद्युत मतलब वैद्युत लाइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है चमकना, ठीक है। आप क्या चमकना, जैसे हम लाइट डालें किसी भी चीज पर, टॉर्च है हमारे हाथ में और हमने उसके ऊपर, टॉर्च जल रही है बहुत तेज, अंगूठा रख दिया तो इतना भाग चमक रहा है हमारा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लाल लाल से दिखता है ब्लड की वजह से, लाइट जलाए, मोबाइल की लाइट जलाओ, देखो उसके ऊपर अंगूठा रख के देखो तो इतना भाग, ये थोड़ी कि ये भी चमक रहा है इधर उधर का, नहीं चमक रहा। तो जितना भाग चमक रहा है उसे बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो ये मतलब था। अब ये परिभाषा कैसे बनेगी इसकी, तो सुनो, ये मान लो कोई क्या है हमारे पास, ये पृष्ठ है, कैसे ले सकते हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जान के हमने ऐसा लिया है, ठीक है, ये पृष्ठ है, मगर पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, ठीक है। अभी ये सुन लो, ये क्या है, कोई हमारा पृष्ठ, इससे जो बल रेखाएं होके गुजरेंगी, जो इससे बल रेखाएं होके गुजरेंगी, ये गुजर रही है ऐसे, कौन सी बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है, वही कहलाएंगी हमारी वैद्युत फ्लक्स। बताओ बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने, जो इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है बल रेखाएं, वही क्या कहलाएंगे, वैद्युत फ्लक्स। मान लो यहाँ पे हमने बहुत सारी बल रेखाएं भेजी, लेकिन क्या हुआ, कुछ इससे होकर गुजरी और कुछ ऊपर नीचे से निकल गई, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे, हम किन्हें गिनेंगे, जो इससे होकर गुजरी। तुम कहोगे सर एक ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली, एक ये निकली, तो ये क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा ये लिख देते हैं हम, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, सही है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बताइए, बात समझ में आ गई है ना, थ्योरी समझ में आ गई। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बताइए, ठीक है। ये जो पृष्ठ लिया है कैसा सोचा हमने, काल्पनिक, एक कल्पना कर ली कि कोई ये पृष्ठ है और इससे इतनी बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और किससे लिखते हैं, तो फाई ई से। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बता रहा है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक, और फाई क्या बता रहा है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर तुम ई ना भी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, लेकिन यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अभी हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। जब हमारा चौथा चैप्टर चलेगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में अंतर दिखाने के लिए ही इसमें ई लगा दिया जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में बी लगा दिया जाता है। बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये हम चौथे चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो बस, साफ कर दें इसे, समझा रहे हैं। थ्योरी भी नोट करनी है तुम्हें, नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। कहीं भी ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो देखते रहो, सब कुछ मैं कराऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। ये जो फाई ए होता है, कैसे निकालते हैं इसे, सुनो। मान लो ये जो पूरा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या मान लिया मैंने, ए। अगर मैं इसका कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लूं, छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ये ले लिया मैंने, ये टुकड़ा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे डी है, क्या होगा इसका क्षेत्रफल,
डी है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। बताओ, ये तो पता होगा, जब फिजिक्स के अंदर हम कोई बड़ी चीज को छोटा ले दिखाते हैं तो उसमें हम डी लगा देते हैं। मान लो कोई स्टिक है मेरे पास, कोई छड़ है, इसकी लंबाई एल है, मैं तुमसे कहूं कि इसकी पूरी की लंबाई तो एल है, चलो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी क्या होगी, इस टुकड़े की, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, डी एल। क्या देना है तुमको, डी एल होगी, डी बता दो। जब मैं तुम्हें वैसे नहीं बता रहा कि 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ये नहीं बता रहा, तो तुम्हें क्या बताना है, डी लगा के बता दो ना, इतनी होगी, आंसर होगी। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैंने जो पृष्ठ लिया है काल्पनिक, इसका क्षेत्रफल ए है, तो मैं कहूं मैं छोटा सा टुकड़ा लिया है तो मैंने, इसका क्या होगा, इसका, तो तुम क्या कहोगे, डी ए होगा। क्लियर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र में डी मत लगा देना, कभी तुम सोचो सर वैद्युत क्षेत्र भी तो डी होगा। वैद्युत क्षेत्र हर एक बिंदु पर, इतने एरिया में वैद्युत क्षेत्र हर एक बिंदु पर समान रहता है। सोचो तो सही, ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, इसे हमने करंट दे दिया, मान लो ये चालक होता, इसे करंट दे दिया, अब मैं यहाँ पूछता कि इतने से टुकड़े पे बताओ, इतने से टुकड़े पे करंट, तब भी इतने एम्पियर की बताते तुम, तो कहते 5 एम्पियर है। मैं कहता ना पूरे पे बताओ, इतने टुकड़े पे, तब भी तो 5 की बताते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र को ई से ही लिखोगे। इन दोनों के बीच जो एंगल आया वो क्या मान लिया हमने, थीटा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, सुनो अब। तो मैं तुमसे कहूंगा कि जब इस छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हो तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, क्या बताया अभी मैंने, जो बल रेखा इससे होकर गुजरी वही वैद्युत फ्लक्स है। तो अब जब तुम छोटा टुकड़ा ले रहे हो तो बल रेखाएं इससे कम ही तो होकर गुजरेंगी, तो जब कम होकर गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को भी किससे लिखेंगे हम, डी फाई ई, डी लगा दिया मैंने, समझ गया डी का मतलब क्या है, छोटा। डी फाई ई इज इक्वल टू बराबर होता है ई डॉट डी ए, याद रखना है बात, किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए। अब तुम कहोगे डॉट क्या होती है, तो ये तुम जानते हो, डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है अदिश गुणनफल। क्या मतलब होता है, अदिश। और जब ये हटता है तो आगे क्या आ जाता है इसके, जब ये हटता है तो आगे आ जाता है ई डी ए कोस थीटा, डी फाई, या समझ गए, ये होता है इसका फॉर्मूला, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ये किसके लिए आया हुआ है वैद्युत फ्लक्स, तो तुम कहोगे सर छोटे से टुकड़े के लिए आया है, ये जो आपने लिया है पूरे के लिए ना आया। मैं बोलूं मुझे तो पूरे के लिए बताओ, पूरे पृष्ठ के लिए बताओ, तो तुम कहोगे सर डी हटा दो, क्या हटा दो, डी, तो फाई आ गया। तो जब इधर का डी हटाओगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ए है, तो मैं कहूंगा यहां का भी हटा दो, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। बताइए बताइए, समझ में आ गई बात। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, याद रखना है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। एक बात बताओ, यदि पृष्ठ जो हो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, मतलब ये भी वैद्युत क्षेत्र ऐसी जा रहा है इधर, और पृष्ठ भी ऐसे रखा हुआ हो, तो कितना का एंगल बन जाएगा, ठीक है, थीटा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी याद रखना तुम्हें। ये भी जब एंगल दिया होगा न्यूमेरिकल करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। एंगल ना दिया होगा समझ लो तो फाई बराबर ई ए लगा देंगे। यहां तक बताइए, समझ में आ रही है सारी बातें। तो अब बात आती है इसके मात्रक की, मात्रक क्या होगा, ठीक है, पहले तो ये सुन लो इसका मात्रक क्या होगा। देखो इसका क्या होता है, ई का, ई बराबर एफ अपॉन क्यों होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। फाई कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। मतलब अदिश का हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, जो बल रेखाएं वैध इसमें पृष्ठ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं तुम्हें, उन्हें लेते हैं हम अंदर की ओर जा रही हैं निगेटिव, जो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उन्हें लेते हैं पॉजिटिव। याद करने का तरीका यह होता है, जो बल रेखाएं बाहर जा रही हैं तो इससे हिसाब लगा लो यार, पृष्ठ का आवेश जो होता था उसकी बल रेखाएं बाहर की ओर होती थी, याद है वाली बात, तो उससे क्या कह दो, पॉजिटिव। जो बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं उसे कहते हैं निगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। यह एक अदिश राशि है, क्लियर है।
अब मैं तुमसे ये चाहूंगा, ये तो बात याद हो रखनी है तुम्हें वैद्युत फ्लक्स की, लेकिन आगे जो हमें इस्तेमाल करना है, गोस की पिरमें हो, गोस की पिरमें के अनुप्रयोग हो, ठीक है, उनमें कैसे करोगे, तो तुम इसके लिए दो लाइनें याद रख लो वैद्युत फ्लक्स की। मैं चाहता हूं कि तुम ये वाली लाइन याद रख लो, आगे मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा हर एक पॉइंट में। क्या? डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए बराबर, देखो डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा, और वेक्टर का साइन ये जो होता है ये हट जाता है, ठीक है, ई डी ए कोस जीरो, बताओ लिख लोगे, इज इक्वल टू ई डी ए। क्यों? आगे मैं जहां पे भी इसका इस्तेमाल करूंगा तो वहां पे क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई डी ए। क्लियर है? फिर मैं ये लिखूंगा पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे, तो तुम कहोगे सर डी हटा दो, तो फाइव, तो यहां से भी डी हट जाएगा तो क्या आएगा, ई। मैं चाहता हूं ये दोनों बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए, रट लो अभी मेरे साथ साथ। क्या कहोगे, डी फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कोस जीरो इज इक्वल टू ई डी ए, पूरे पृष्ठ के लिए फाइव ई इज इक्वल टू ई ए। क्लियर हो गया? मैं इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का खूब इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आगे वाले टॉपिक में, अगले टॉपिक में। क्लियर? याद हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स वैसे क्या होता है समझा दिया मैंने, किसी भी पृष्ठ से जो बल रेखाएं होकर गुजरती हैं उसे ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोस की पिरमें, वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गोस की पिरमें, चौथा पॉइंट, गोस की पिरमें, या गोस का नियम भी आता है, क्या कहते हैं इसे, अथवा गोस का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये भी सुन लो, 2023 में ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। दो, गोस की पिरमें अथवा गोस का नियम, इसके अलग अलग अनुप्रयोग हैं, ठीक है, अनुप्रयोग अलग अलग, अनंत लंबाई का, आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन तथा ऋण आवेशित चालक के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय चालक के बाहर तथा पृष्ठ पर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चार और एक, ये पॉइंट कितना होगा, पांच, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट 3 में, जो हमारा ये पार्ट 3 और लास्ट पार्ट चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, इनमें इन चारों पांचों में से गारंटी दे रहा हूं मैं, एक नया आया रखा है तुम्हारे, ठीक है, 2024 में, 2024 के पेपर में, ठीक है। गोस की पिरमें अथवा गोस का नियम। क्लियर है? शुरू करें। क्या है गोस का नियम? ये वैज्ञानिक थे गोस, इन्होंने अपना एक नियम दिया था। क्या दिया था? तुम भी रटा हुआ होना चाहिए यार बच्चे को, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है भैया गॉस का नियम। मतलब क्या हुआ, कोई बंद पृष्ठ है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना का मतलब ये होता था, गुणा कर दो 1/ε0। जब इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q/ε0। यही गॉस का नियम है, या पिरमा है तो पिरमे कह दो, यही गॉस की पिरमे है। याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? मान लो कोई बंद पृष्ठ है, उस पर जितना भी आवेश दिया है वो, तो क्या होगा, वो कुल आवेश, उसका वैद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। करो मेरे साथ अभी याद। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसका, उसके कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर 1/4πε0 इंटू Q, या इज टू Q/ε0। यही गॉस का पिरमे है। लेकिन वहां पे पेपर में ऐसा आएगा, अगर ये 3 नंबर का आएगा जब भी, कि गॉस की पिरमे क्या है लिखिए तथा उसकी उत्पत्ति कीजिए।
तो अब हमें ये प्रूफ भी करके दिखाना है कहाँ से आया है। ठीक है, शुरू करते हैं इसके फिर में उपयोग। उपपत्ति कैसे होती है इसकी, देखो क्या डालेंगे इसी के नीचे हम, उपपत्ति। क्या डालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ। प्रूफ कहां से हुआ है, सुनो। हमें क्या लेना है, बंद पृष्ठ लेना है। तो हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया, और बंद पृष्ठ हमने कैसे ले लिया, गोला ले लिया। जैसे मैं अभी कह रहे थे ना, कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ भी कैसे ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तुम्हें ऐसे ही करना है, एनसीईआरटी में भी इसी मेथड पे दिया है जो मैं कराने जा रहा हूँ। क्या ले लिया, बिल्कुल गोला ले लिया है, बंद पृष्ठ। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या ले लिया हमने, आर मान ली। क्या त्रिज्या है इसकी, आर। क्लियर है। और इस पर इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है, ए है। ठीक, तो मैंने तुमसे बताया था, पहले हम छोटे के लिए निकालेंगे, जो हमने तुम्हें अभी लाइन याद करने को दी थी ना वेक्टर फ्लक्स की, डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी ए इजिकल टू ई डी ए कॉस जीरो इजिकल टू ई डी ए, याद है। तो छोटे के लिए तो हमने इस पॉइंट पर पी मान लिया है, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वेक्टर फ्लक्स निकालना है। तो हमने इस पे एक टुकड़ा काट लिया ऐसा करके। ठीक है, इसका वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो तुम कहोगे इसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पे ई, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी है। पूरे का जब ए है तो इस छोटे से टुकड़े का क्या होगा, डी है। बताइए, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, माना कि आर त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में लिख दो जैसे गोला, जैसे गोला है। ठीक है, जिस उसके छोटे अवयव, ये जो टुकड़ा होता है इसे टुकड़ा भी कह सकते हो, उसके छोटे अटुकड़े या अवयव भी बोला गया है। ठीक है, उसके छोटे अवयव डीएस से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे वही हमने कहा था ना, वो लाइन याद कर लो, ई डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी ए इजिकल टू ई डी ए कोस जीरो इजिकल टू जीरो बना देना हाथों हाथ। वैसे थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी। थीटा की जगह फिर मैं कहूंगा देखो डी ए और ई, इनके बीच कितने का एंगल दिख रहा है तुम्हें, दोनों समांतर रेखा है तो जीरो का, इसलिए मैंने खाली डायरेक्ट क्या लिख दिया, जीरो। और जब कोस जीरो का मान 1 होता है तो क्या लिखेंगे, ई डी। मैंने कहा था ये लाइन याद रखो, अगला जो टॉपिक कराऊंगा उसमें भी इस्तेमाल करेंगे इसका। अब मैं कहूंगा पूरे पृष्ठ के लिए, मैंने कहा था ये वाली लाइन भी याद रख लो, पूरे पृष्ठ के लिए। तो तुम कहोगे सर डी हटा दो यहाँ से, तो जब डी हटा दिया यहाँ से तो फाई, तो यहाँ से भी डी हट जाएगा, तो क्या आ गया, ई है। यहाँ तक बताइए, समझ में आ रही बात है, क्लियर है। अब मैं तुमसे कहूँ यार ई क्या है यहाँ पर, तो तुम कहोगे ई जो है वो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और वो क्या होती है, किसी बिंदु पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ कैपिटल आर लिखा तो कैपिटल लिख दो, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल लिखना चाहो तो इसे स्मॉल कर दो, यहाँ भी स्मॉल लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बताइए, सही है। तो अब मैं तुमसे कहूँ यार ए क्या है यहाँ पर, तुम कहोगे सर इस गोले का क्षेत्रफल है, ये पूरा गोला है। तो मैं बोलूंगा तुमसे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो तुम कहोगे गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। समझ में आ रही बात है। तो मैं तुमसे कहूंगा ई और ए की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो फाई ई इजिकल टू ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या है, इधर को लिख देता हूँ, है ना, 4πr²। ए की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे 4πr² है, 4πr², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, क्या आ गया हमारा प्रूफ हो गया, फाई ई इजिकल टू क्यू। देखो ऊपर क्या बचा, ओनली क्यू, नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है हमारी, यही क्या है, यही गोस की प्रमेय है, या गोस का नियम है। कैसा लगा तुम्हें गोस का नियम, भारी लगा, भारी लगा, बताओ। क्या करा हमने, 2 लाइनें मैंने तुमसे याद करने को बोला था, ये कर लो, ये कर लो, बताओ यहाँ तक याद हो गई। फिर क्या कहा हमने, ये क्या है, हमने निकाला ना था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, इसका केंद्र ओ है ना, ओ से आर दूरी पर, तो ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो तुम कहोगे सर यही तो होगी, ये प्रूफ कर चुके हैं हम, हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना, ठीक है, पीछे का, तभी ये समझ में आएंगी बातें, ये भी सुन लो, क्योंकि हमने पीछे की तो बात लगाई है ये। अब मैं बोलूँ ए क्या है, तो तुम ये तो
10th क्लास से पढ़ते हुए आए हो तुम, 9 10 से, कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr²। तो इसकी जगह पर ए की हमने ये लगा दिया ए के स्थान पर क्या लगा दिया 4πr² लगा दिया। 4π से 4π, r² से r², तो क्या बचा ऊपर क्यों, नीचे बचा ε0। तो यही गॉस की प्रमेय है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये है हेडिंग। तो इसके हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे अब, और चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो गॉस की प्रमेय खुद हो गई, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो हम इसे पॉइंट ना कह के हम उसी को जोड़ना है। 4 पॉइंट करा चुका था ना मैं अब तक, तो 5वां पॉइंट क्या होगा बताइए। 5वां पॉइंट क्या होगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की, ऐसे भी कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मतलब क्या करना है, देखो सुनो, हमारे पास कोई तार है ऐसे, ये ले लिया हमने तार सीधा, और कैसा दिया उसने, अनंत लंबाई का। तो अनंत दिखाने के लिए हमने इसे क्या करा, कुछ ऊपर कर दिया और कुछ नीचे को डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया है, अनंत लंबाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ, इससे बनाया करो, परिभाषा भी इससे बनाना, अनंत लंबाई के कैसे तार है सीधा। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो आवेशित लिखा हुआ है, तो इसे हमने आवेश दे दिया। कैसा आवेश दे दिया, प्लस, और जब दिया तो वो एक समान रूप से फैल गया, जिसमें क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व। याद आ गया कुछ, ये बताइए यहाँ तक सही है। आवेश तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके निकट हमें मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है P, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पॉइंट पर। कैसे निकालेंगे अब ये बताइए, और किसका इस्तेमाल करना है ये भी याद रखना, गॉस के नियम का। तो तुम कहोगे सर गॉस का जो नियम है वो तो ये है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि गॉस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ के लिए वैलिड है। किसके लिए, बंद पृष्ठ, तभी लागू होगा जब पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। और तुम कह रहे हो सर हमें यहाँ निकालना है, तो ये तो खुला हुआ है, खुला हुआ एरिया ना है तार के। मान लो ये कोई तार है, ठीक है, इसके पास में कह रहा हूँ मैं कि मैंने इसे आवेश दे दिया है प्लस, इसके यहाँ पे निकालो। तो तुम कहोगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालो। तो तुम कहोगे सर ये तो खुला हुआ है ये पॉइंट, तो मैं कहूँगा कोई बात ना, इसे बंद कर दो, कोई ऐसी चीज़ की कल्पना कर लो जो ये बंद हो जाए। तो तुम कहोगे इसे तो इस टाइप से जैसे कुछ चीज़ ढक दें तो बंद हो सकता है, और जब हम ऐसा करके कुछ ढकेंगे तो वही क्या कहलाएगा, हमारा बेलनाकार होगा। तो हमने क्या करा, इसके चारों तरफ एक बेलन की कल्पना कर ली। किसके, इस तार के चारों तरफ एक बेलन की कल्पना कर ली। ठीक है ये। तो अब ये बताओ, ये पॉइंट बंद ना हो गया ये, और जैसे ही बंद हुआ तो यहाँ पे गॉस का नियम वैलिड है, ठीक है, गॉस का नियम वैलिड है। तो अब क्या करा, ये जो बेलन है इसकी लंबाई क्या मान लिया हमने, एल, ठीक है। बताइए सही है। फिर मैंने तुमसे ये 2 लाइनें याद करने को कहा था कि वैद्युत फ्लक्स की 2 लाइनें याद रख लो, डी फाई मतलब छोटा सा टुकड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र क्या होगा ई, क्षेत्रफल क्या होगा डी है, और ये जो पूरा है बेलन इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या है एल ए, ठीक है। और इस पृष्ठ की जो हमने कल्पना करी है बेलनाकार की, उसे बोलते हैं हम गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्यों कहा गया, क्योंकि गॉस की प्रमेय पर आधारित है। तो हमने अपने पास से एक पृष्ठ की कल्पना कर ली और उसे क्या कह दिया हमने, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। यही बातें जो हमने करी हैं, यही बातें हम यहाँ थ्योरी में लिख देते हैं थोड़ी सी,
क्या लिखेंगे, माना कि एक सीधा अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ठीक है, जिसके निकट बिंदु P पर, ये मार्कर ले लेता हूं, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हम इसके चारों ओर L लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बताइए, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या कहेंगे, इस पृष्ठ के छोटे अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताइए, ठीक है। तो क्या कहा था हमने, यहाँ क्या याद करने को कहा था, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 इज इक्वल टू ई डी ए। याद आ गई बात, मैंने कहा था एक लाइन, दो लाइनें याद रखनी है तो मैं, एक ये पूरी की पूरी और दूसरा इसके नीचे क्या लिखना है, पूरे पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से डी हट जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, यहाँ से भी डी हट जाएगा, ई। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया या नहीं, बताओ, कुछ करा हमने, वही की वही लाइन यहाँ पे फिर लिख दी, ठीक है। इसे मैं ऊपर वाली थ्योरी को, ठीक है, नोट कर लेना, तो साफ कर देता हूँ। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, क्या आया हमारा, फाई ई इज इक्वल टू ई है, यही तो आया है। अब फिर ये सोचा करो, हमें निकालनी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की, क्या कहा था उसने, तीव्रता, ये तो निकालनी है, मैं यहाँ से लिखा था, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तुम कहोगे सर ये तो निकालनी है, मैंने कहा हाँ निकाल दो। तो तुम कहोगे सर अब कैसे निकालें, तो फाई ई बराबर क्या होता है, मैं कहूँगा गॉस की प्रमेय पे, किसके नियम का उपयोग है, गॉस के नियम के, तो गॉस के थ्योरम का इस्तेमाल करो। तो क्या लिखोगे, बाई गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से, हिंदी में लिख लेना चाहे अगर किसी को परेशानी हो तो। क्या लिखना है यहाँ पे, गॉस की प्रमेय से, ये तो मतलब हुआ। तो गॉस की प्रमेय से क्या मतलब हुआ इसका, फाई ई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे फाई ई है वहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए, ठीक है यहाँ तक। अब भी ई की वैल्यू मत लगा देना कि ए बटे में ले जाओ सर आ गया ही, मैं कहूँ अब भी गलत हो जाएगा। क्यों, ए क्या है यहाँ पर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये जो बेलन लिया तुमने, और ये जो एक बेलन लिया है क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक है तो हटाना तो पड़ेगा इसे। तो अब मैं बोलूँ तुमसे, यदि बेलन का क्षेत्रफल क्या ए किसके बराबर होगा, 2πr_l हो, तब, ये तुम्हें पता होगा, हाई स्कूल में भी याद करा होगा, जो बेलन होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_h, वहाँ पे h मानते हैं हाइट, यहाँ पे m ने क्या मानी हाइट इसकी, l, तो क्या लिखते हैं 2πr_l, ठीक है, याद रखना है, बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट e इंटू 2πr_l। बताइए यहाँ तक सही है। लेकिन अब आगे की बात सुनो, क्या ये कैसे तार लिया था हमने, तार लिया था मतलब आवेशित आवेश दिया था, तो तार कैसा होता है, तुम कहोगे रेखीय होता है। तो जहां पे रेखीय का नाम आएगा तो वहां पे रेखीय आवेश घनत्व भी आएगा। तो लिखेंगे, यदि रेखीय आवेश घनत्व क्या हो, लेमडा हो, तब। तो क्या बताया था हमने, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, बताओ, ये तो बताया था, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल। अतः बताओ सही है, लेमडा को इधर लेगा तो क्यू बराबर क्या हो गया, लेमडा एल। जहां पर क्यू है वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2πr_l। एल से
एल कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो ई बराबर क्या आएगा हमारा, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, बताइए ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका सदिश रूप भी लिखिए, साथ में ये कहता है सदिश रूप, तो क्या लिखोगे, सदिश रूप में। तो सदिश रूप का मतलब होता है जो चीज वेक्टर है वहां वेक्टर लगा दो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर है, सदिश राशि है, तो ये लगा दो। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इधर इनमें से कोई सी भी चीज वेक्टर नहीं है। तो जब कोई भी चीज वेक्टर नहीं होती है तो क्या करते हैं हम, देखो इधर वेक्टर, इधर कोई भी वेक्टर नहीं है, तो क्या करें, हम अपने पास से एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर आर। ये जो आर लगाया इसका मतलब यही नहीं कि ये लगाना था, तुम कुछ भी लगा सकते हो। इसका काम होता है, इसका मान तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर का मतलब होता है इसका परिमाण 1 होता है, तो 1 ही तो लिखा हमने, ये मतलब होता है इसका। लेकिन ये दिशा बताता है, मतलब जैसे ये इधर लगा दिया हमने तो इधर भी देखो वेक्टर दिशा, और इधर भी वेक्टर, ये दिशा बताता है। वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू ये पे थी, ये वाली थी, वही है। कभी सोचो आर से आर काट दो, ये यूनिट वेक्टर लगा दिया ऊपर, ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक। अब बात बताइए, ये सदिश रूप आ गया, यहाँ तक बताइए, क्लियर है। क्या कहा हमने, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करा हमने, एक सीधा तार ले लिया, अनंत लंबाई का ले लिया, उसे आवेश दे दिया, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, जिस पर हमें क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमने देखा कि वो बिंदु ले तो लिया, लेकिन वो तो बंद है ही ना, वहाँ गॉस की में वैलिड ही ना है। तो उसे बंद करने के लिए हमने क्या मान लिया, बेलन की कल्पना कर ली, और उस बेलन को क्या कह दिया, गॉसियन पृष्ठ। तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इसके छोटे टुकड़े के, वही डी फाई ई इजिकल टू ई डॉट डी है, इजिकल टू ई डी है, कोस जीरो इजिकल टू ई डी है। जब पूरे के लिए लिखा तो क्या आ गया, फाई ई बराबर ई है। अब हमने क्या लगाया, बाई गॉस थ्योरम, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की में पढ़ चुके हैं हम, तो इसी का तो इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक बताइए सही है। फिर हमने क्या करा, यदि बेलन का क्षेत्रफल ए 2 पाई आर एल हो तब, तो ए की जगह पे क्या लगा दिया हम, 2 पाई आर एल। बेलन का क्षेत्रफल होता है, जैसा अभी गोले का क्षेत्रफल क्या लगाया था हमने, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसी बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो इसकी जगह पे लगाया 2 पाई आर एल, यहाँ तक बताइए। फिर हम बोले कि यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तब, क्योंकि जब हमने इस आवेश दिया था वो रेखा में फैला था, ओनली लंबाई में, तो रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या आ गया, लैम्डा एल आते, तो जो क्यू है इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, ई 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो 2 पाई आर कहाँ पहुंच गया, बटे में, तो ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सदिश रूप में लिखने पर। तो इधर तो ई तीव्रता कैसी राशि है, सदिश, तो एरो लगा दिया। लेकिन यहाँ पे इधर कोई भी राशि सदिश नहीं है, सब ये स्केलर गुणनफल है, स्केलर है, सॉरी। तो हमें यहाँ पे क्या लगा दिया हमने पास से, यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। यहाँ तक बताइए क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी इसी के ऊपर है, गॉस की नियम का अनुप्रयोग का, छठा पॉइंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी भाई। क्या है, देखते हैं। छठा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो नहीं आगा तो ये आगा, ये नहीं आगा तो गॉस पर आ गई, ये भी ना आगा तो अगले पॉइंट अभी दो और रहेगा हमारे, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा भैया पेपर में, ठीक है, इस पार्ट में से। हाँ शुरू करें। क्या हुआ, मान लो हमारे पास एक अनंत विस्तार की कोई चादर है, ये बना दी हमने, ठीक है। ये ऐसे क्यों काटी हमने, तुम चाहते तो ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा करके, ऐसा। लेकिन अभी हमने तार भी ऐसे लिया था, बस चौड़ा करके तो बना दोगे, ये भी सही है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे करके दिखा दी, और ऐसे करके क्यों काटी हमने, इसका मतलब क्या है, अनंत, मतलब ये ऊपर को भी है और नीचे को भी है, समझ में आ रही है बात, यह है मतलब इसका, ठीक है। मतलब ये ऊपर को भी है और नीचे को भी है, अनंत,
अनंत विस्तार की। अब समतल भी है, प्लेन है। चादर का मतलब तो समझ रहे हो, चादर का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे टीन की, एल्युमिनियम की चादर हो, बॉक्स वगैरह जो बनाए जाते हैं तो चादरें तो आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, कभी ओढ़ने वाली चादर की बात समझ रहे हो, तो रात को ओढ़ के लेटेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो आवेशित चादर। अब बात आई आवेशित, तो इसे हमने क्या दे दिया, एक आवेश दे दिया एक समान रूप से। क्या हो गया, वो फैल गया। कैसे फैला, लंबाई में भी फैलेगा और चौड़ाई में भी फैलेगा। तो ये बाद में बना दूंगा, पहले मुझे एक बात बताओ, जितना वैद्युत क्षेत्र इस साइड में होगा इतनी दूरी पे इससे, उतना ही तो इधर होगा। वो हम यहाँ पे तो बना नहीं सकते 3D में, मैं तुम्हें यहाँ समझा सकता हूँ। ठीक है, एक पेन कॉपी लेकर देखो, सुनो, मेरे पास ये है, एक कॉपी है, ठीक है, रजिस्टर है, ऐसा मान लो ये चादर है। क्या है ये, चादर। तो मैं बोला, इसे मैंने आवेश दे दिया, इसके बराबर में क्या निकालनी है, तो मैं वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो तुम बोले सर जितना इधर होगा, जितना इधर होगा, जितनी दूरी पे इधर होगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स इतनी दूरी पे इधर होगा वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ रही है, तो वैद्युत फ्लक्स तो दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही बात है। ठीक है, तो ऐसे है ये चादर, लेकिन हम उसे इधर का या इधर का ना दिखा के हमने ऐसे करके दिखा दिया। समझ तो रहे हो आप। ठीक है, जितना वैद्युत फ्लक्स इधर से होगा इतना ही इधर होगा, तो हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इसमें। इसका मतलब ये हो गया है ना। तो कैसे निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, दोनों को जोड़ देंगे यार, सिंपल। उसका क्षेत्रफल ए मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई, और क्षेत्रफल क्या हो गया, डी है। इसी साइड में क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई, और क्षेत्रफल क्या हो गया, डी है। क्लियर है। इस पॉइंट को मान लिया हमने बिंदु पी को पी डैश, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने पी, और दूरी क्या मान लिया हमने आर। जितनी दूरी पे इधर होगा उतनी दूरी पे इधर होगा। क्लियर हो गई बातें ये सारी। ये पी डैश है ना, और वो पी है। यही बात है। अब यहाँ पे इसे भर भी दो इसे, है ना, जो जगह बची है। मतलब सही है। यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, जिसके निकट बिंदु P व P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए, ठीक है। तब इसके दोनों ओर से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ तक बताओ, थ्योरी समझ में आ गई। बहुत शॉर्ट थ्योरी लिखवा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, बताओ, लिख लोगे, यहाँ तक नोट कर लिया, साफ कर दें। हाँ बताओ क्या करें। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, तो तुम कहोगे सर फाई ई बराबर हो जाएगा, जो उधर का वैद्युत फ्लक्स होगा फाई वन, वही इतना ही इधर का होगा फाई टू। बताओ, ऐसे तो लिख सकते हैं। तब मैं बोलूँ कि फाई बराबर आता क्या है, तो यहाँ पे वो जो दो लाइनें हमने तुमने कहा से कहा था कि याद रखनी है, उन्हें पूरा मत लिखो, क्योंकि देखो आगे तो वही, अगर मैं इसके लिए पूछूं तब भी यही कहोगे कि डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी इजिकल टू ई डी ए कोस जीरो, है ना। लास्ट में आना क्या है, ई है। पूरे पृष्ठ के लिए तो आना ई है, ई है, ई है। इसके लिए भी क्या होगा, ई है, तो इसलिए वो नहीं लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मैं नहीं लिखवा रहा, लिखा ही नहीं जाएगा, तो इसका क्या कहोगे, ई है। इसके लिए क्या कहोगे, ई है। अब ई है कितना हो गया, टू ई ए। यहाँ तक बताइए, कुल वैद्युत फ्लक्स जितना इधर से निकला इतना इधर से, और दोनों को हमने जोड़ दिया। क्लियर है। अब आगे की बात सुना। अब मैं पूछूंगा यार, मुझे तो गोस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो उसका इस्तेमाल करो, तो तुम क्या कहोगे, बाई गोस थ्योरम, गोस की प्रमेय के द्वारा। तो क्या है गोस की प्रमेय के द्वारा, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर टू ई ए। यहाँ तक बताइए। बात फिर वो आई, जब मैंने इसे आवेश दिया था तो वो कैसे फैला था, तो तुम कहोगे लंबाई में भी फैला है और चौड़ाई में भी फैला है। जब लंबाई चौड़ाई में फैलता है तो वहाँ पे घनत्व क्या आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। याद आ गया, तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। यदि पृष्ठीय
आवेश घनत्व सिग्मा हो तब सिग्मा बराबर क्या पढ़ा था हमने, क्यू अपॉन है, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा है। तो जहाँ पे क्यू दिया है वहाँ पे हम सिग्मा ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे में चले जाएगा, तो ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही प्रूफ हो गया। क्या मात्रा होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। बताइए कैसा लगा, यहाँ तक बताओ, समझ में आई बात। क्या कह रहा हमने, एक चादर ले ली, उसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया, ये सब थ्योरी हम लिखवा चुके हैं। इसके दोनों तरफ हमें क्या निकालना है, बिंदु P और P डैश पर वैल्यूज फ्लक्स। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू फाई 1 प्लस फाई 2, उसका पूछूंगा तब भी तुम ये बताओगे ई है, आना तो पूरा ई ए है, इधर का पूछूंगा तब भी ई है, तो ये ई है, ये भी ई है, तो ई है कितना हो गया, 2 ई है। हमने क्या लगा दी, गोस की प्रमेय के द्वारा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो फाई है इसकी जगह पे क्या लगा दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 ई है। अब मैं बोला कि यार ए आ रहा है, बहुत आराम से घटेगा, ये कैसे, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्या है, क्यू अपॉन ए, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो इसकी जगह पे हमने क्यू की क्या लगा दिया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट गया, 2 अपॉन में चला गया, ये बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, 7वां। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक, दो और कर देना है, दो प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह है हमारा अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वो दोनों जो कराया अभी हमने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ इसका, हमारे पास क्या है, दो चादर है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये तार की तरह, कभी तुम ये कहो कि सर तार भी ऐसे ही बनाया था, क्योंकि दो चादरें हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी तो ले नहीं सकते जैसा अभी ली थी, है ना, तो इन्हें ऐसे बना दिया गया। कहाँ चादर ही गया है, इसे चादर 1 कह दो, एक प्लेट, और इसे दूसरी प्लेट कह दो, चादर कह दो, एक ही बात है, प्लेट कहा ना मैंने यहाँ, तो दो चादरों भी आ सकता है, दो चादरों के बीच तथा बाहर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो और कैसी है, देखो जो वो कह रहा है ऐसे मानते रहो, जो वो कह रहा है ऐसे मानते रहो। समान पृष्ठ घनत्व की, इसका मतलब इसका भी घनत्व और इसका भी क्या है, समान है। धन तथा ऋण, तो ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, इसे हमने कैसा आवेश दे दिया, पॉजिटिव धनात्मक, इसे कैसे दे दिया, माइनस ऋणात्मक। समान पृष्ठ घनत्व की, क्लियर हो गई, धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेशित अचालक दो प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच में निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके कहाँ निकालनी है, बाहर निकालनी है। ठीक है, तो बीच में मान लो कोई पॉइंट क्या है, पी है, बीच का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल बीच, कहीं भी मैं तो यहाँ कहूँ, यहाँ कहूँ, यहाँ कहूँ। ठीक है, अभी सोचो बीच के मतलब मिड पॉइंट की बात हो रही है, कोई मतलब ना है, बीच है तो बीच है, बीच में निकालनी है, राइट। और एक बाहर कोई पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्यू है, राइट। हमें दोनों पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बहुत सिंपल है, अभी करेंगे। यही बात पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, माना कि दो प्लेटें जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान सिग्मा है। ठीक है, इनके बीच में बिंदु P पर और बाहर बिंदु Q पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बताइए, बात समझ में आई, बताओ, कुछ भारी लिखा हमने,
जो उसने क्वेश्चन देगा वो पेपर में, उसी का हमने क्या कर दिया, उसी को मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा विस्तार करके लिख दिया। क्लियर है? बताओ, लिख लोगे? लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, है ना। अब हम कहाँ निकालेंगे पहले, कहाँ निकालेंगे, बीच में निकाल लेंगे एक बार और एक बार बाहर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। बीच में, किस पर, बिंदु P पर। तो एक बात बताओ मुझे, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये प्लस का आवेश दिख रहा है, इसे भूल जाओ इस टाइम कि दूसरी आवेश है भी या ना। यहाँ पे खड़े हैं, ये प्लस का आवेश देखा हमने, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, तुम कहोगे बाहर की ओर। इसे भूल जाओ, ये मत कहना ऋणात्मक की ओर, ये कहो बाहर की ओर। किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हुई, इसका नाम रख दिया हमने E1। क्लियर है? चाहे कह देना इसे 1 कह दो और इसे 2 कह दो, दो प्लेटें हैं। ये बताओ, बात समझ में आई है ना। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अब मैंने इसे फिर इसकी ओर देखा कि अच्छा एक आवेश ये भी रखा, माइनस का आवेश रखा है, इसे दिया है ना। तो अब इसे देखा, अब इसके कारण बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब इस टाइम इसे भूल जाना ये है या नहीं, मान लो नहीं है, यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हो तुम, तो तुम कहोगे सर अंदर की ओर जिधर को आवेश होता है। तो क्या हो गया, इसके कारण क्या कह दिया, E2। ये बताइए अब दोनों की दिशा कैसी हो गई, तुम कहोगे समान है। जब दोनों दिशाएं एक ही दिशा में होती है, एक ही सेम होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की जो कुल तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों का प्लस ना होगी। तो अब हम क्या कहेंगे, कुल तीव्रता। तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। ये बताइए, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अभी हमने चादर है, चादर चादर कहो या प्लेट कहो, ठीक है, तो अभी हमने चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, क्योंकि चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अतः तो अब एक बात बताओ, एक चादर ये है, एक ये है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी क्या होगी, तुम कहोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं कहूंगा इसके कारण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, तुम कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ, ये तो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस्तेमाल कर लो। तो अब कहाँ पे आ गए हम, E इजिकल टू, ई की जगह पे क्या लगा देंगे हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी, तो दुगना ना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो ये बराबर क्या आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ, है ना। क्या आ गया हमारा आंसर, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, न्यूमेरिकल भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है, एनसीईआरटी में जब हम कराएंगे तो कहेगा प्लेटों के बीच, तो एकदम समझ जाना, अच्छा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट के समीप का है, चादर के, इस प्लेट के, तो वही है जो अभी पहला फॉर्मूला सिद्ध हुआ था, क्या हुआ था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, प्लेटों के बीच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? बताओ, कुछ भारी लगा। अब क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, साफ कर दें इसे। क्या कहेंगे हम, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर किस बिंदु पर, बिंदु क्यू पर। क्या है बिंदु, बिंदु क्यू पर। बताओ भाई, आ जाओ भाई, हम यहाँ पे खड़े हो गए आगे। मैं कहूँ इसके कारण बताओ तीव्रता, यहाँ पे खड़े, इस टाइम इसे भूल जाओ है या नहीं, तो तुम कहोगे इसका कारण तो सर बाहर की ओर होगी। कहाँ की ओर हो जाएगी, मैं कहूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इसका कारण बताओ, तुम कहोगे अंदर की ओर होगी जिधर को आवेश होता है। बताओ, क्लियर है? तो तुम क्या करोगे, कुल तीव्रता, प्लेटों के बाहर बिंदु के ऊपर कुल तीव्रता, तो तुम कहोगे E1 माइनस E2। मैं कहूँगा माइनस क्यों कर दिया, तो तुम कहोगे कि सर देखो एक तीव्रता इस साइड में है और एक इस साइड में है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो माइनस आ गया। मैं बोलूँ इसके वाली वजह से बताओ, तो फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चादर के पास वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यही तो आई थी। मैं कहूँ इसकी वजह से बताओ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये बराबर क्या आ गया हमारा, 0। अर्थात प्लेटों के बाहर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। बताइए कैसा लगा टॉपिक यहाँ पे? क्लियर है? समझ गए माइनस क्यों आया? एक इधर एक इधर, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ था? दोनों की सेम थी। ठीक है, आंसर आ गया। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, क्या है? 8वां होगा शायद। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? पहला। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है और 5 नंबर में आ जाता है। ये भी सुन लो, बहुत मतलब बड़ा पॉइंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 जगह पूछ ली इनने तीव्रता। अब तक जो हम कर रहे थे क्या पूछी थी? एक एक के, एक एक बाहर। कभी तार है उसके बाहर बताओ, अभी क्या थी? चादर थी उसके पास में बताओ। अब यहाँ पे 2 चादरें थी उनके बीच में और बाहर बताओ, फिर भी 2 पूछ ली थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितनी पूछी हमने? 3 जगह। बाहर बताओ, पृष्ठ में बताओ और उसके भीतर बताओ। मतलब कैसे? सुनो, मान लो हमारे पास ये एक गोला है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? आर है, कैपिटल आर मान ली। ठीक है, इसके हमें बाहर निकालनी है, मान लो यहाँ पे। हमें इसके पृष्ठ पे निकालनी है, यहाँ पे कहीं भी मान लो, पृष्ठ तो पृष्ठ है। और हमें इसके भीतर निकालनी है, मान लो यहाँ पे, कहीं भी मान लो यहाँ पे। 3 जगह तीव्रताएं निकालनी है। बात समझ में आ गई है? ये कहा उसने कि एक समान रूप से, और इसे हमने क्या कर दिया? एक समान रूप से आवेश दे दिया है। तो जैसे ही हम गोले को आवेश देंगे, खोखले गोले को, तो क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा चारों तरफ वो तो। ठीक है, फैल गया। समझ में आ रही बात है? तो अब हम एक एक करके करेंगे। ये वाली बात हम यहाँ पे लिख देंगे पहले तो। माना कि एक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या r है, इसके बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ, ये बात लिख दी थ्योरी, बताओ भारी लगी कुछ? क्या कहा हमने? कि माना कि एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, और इसके बाहर, पृष्ठ पे और भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक एक करके पॉइंट डालते रहेंगे, कर देंगे। नंबर 1 कहाँ निकालेंगे हम? बाह्य बिंदु पर। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां निकालो। ठीक है, बाहर बिंदु पर। और किसका अनुप्रयोग चल रहा है? बार बार इस बात को मत भूलना, किसका अनुप्रयोग है? गॉस की प्रमेय है, गॉस का नियम लगेगा यहाँ पे। अब हमने कहा बाहर बिंदु P मान लिया हमने, भाई लो, मुझे यहाँ पे निकालो, और गॉस की प्रमेय का नियम जरूर लगाना है भाई। तो तुम कहोगे सर बाहर तो फिर क्या है? ये तो खोखला है, मतलब सॉरी खुला हुआ है, और गॉस का नियम किस पे वैलिड है? बंद पृष्ठ के लिए। तो मैं कहूँगा मुझे ना पता, तुम करके दिखाओ। तो तुम कहोगे एक काम करेंगे सर, हम इसको ना, इसके चारों तरफ एक क्या मान लेंगे हम? एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। इसकी बंद पृष्ठ की, और इस पृष्ठ का नाम क्या रखेंगे हम? गॉसियन पृष्ठ। तो अब एक काम समझ में आ रही बात? क्या नाम रखेंगे? गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम हो गया इसका? गॉसियन पृष्ठ। और जैसे ही बंद करा इसे, तो इसका फिर क्या करेंगे हम? टुकड़ा काटेंगे। इसका वैद्युत क्षेत्र E, और क्षेत्र मतलब, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस पृष्ठ का? D है। बताओ सही है? और इससे कितनी दूरी पे मान लो इसे? R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। बताइए सही है? यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। माना कि गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है।
एक बिंदु P है, तब उसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ लेने पर और उसके छोटे अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तब उसके छोटे अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये बताओ, नोट कर लेना है ना, पॉज करके कर लिया करो। आगे बढ़े तो क्या बताओगे तुम? वही जो हमने 2 लाइनें याद कराई थी। क्या कराई थी? साफ कर देता हूँ, है ना, ऊपर से कर देंगे। क्या कराई थी? वही डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 इज इक्वल टू ई डी ए। याद हो गई थी? अब तक तो याद हो गई होगी यार, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे? पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई ए। बताओ सही है? पूरे पृष्ठ के लिए क्या आ गया? फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। अब हम कहेंगे यार हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लिखोगे? बाई गॉस थ्योरम। क्या है बाई गॉस थ्योरम? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई ए। बताइए, क्लियर है? क्लियर है? अब मैं पूछूं कि यार क्यू क्या है? ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा होता है। क्लियर है? अब मैं बोलूँ ए क्या है, तो ए क्या होता है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका है? गोले का है, ठीक है। तो बताइए क्या करें? तो क्या लिखोगे? चूंकि ए बराबर 4 पाई r², यही तो बात हो रही है इस वाले गोले की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ए की जगह पर आ जाएगा 4 पाई r²। अब हम बात करें पृष्ठ है, तो पृष्ठ का जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो क्या होता है? सिग्मा। यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है या क्यू बराबर सिग्मा है। अब मैं बोलूँ ए के बारे में बताओ क्या है? तो घनत्व जो होता है ये हमेशा क्या होता है? जो चीज़ रियल में होती है उसका होता है। फिर दोबारा सुन लो, जो चीज़ रियल में होती है घनत्व उसका होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ जब घनत्व लिया है तो ये क्या है, तो रियल क्या है इसमें? तो तुम कहोगे सर रियल तो ये वाला गोला है, ये तो हमने कल्पना करी है। बात समझ आ रही है? तो ये जो ए है ये किसका होगा? तुम कहोगे सर इस गोले का होगा, जब ये असली गोले की बात हो रही। घनत्व जो है वो तो रियलिटी है, शुद्धता है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ इसका क्षेत्रफल क्या लिखोगे? तो तुम क्या कहोगे? 4 पाई r²। लेकिन कौन सा आर लोगे? ये वाला। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, इस वाले ए को ए ना मानकर क्या मान लो? डैश मान लो। क्या मान लो? डैश। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ए मान चुके हैं। ए किसका क्षेत्रफल माना था हमने? इस वाले गोले का। जब तो देखो स्मॉल आर लिया था। इस गोले की बड़ा वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या क्या है यहाँ केंद्र से? तो तुम कहोगे ये वाली आर है, तो 4 पाई r²। बात समझ में आ रही है? हमने लगा दिया। लेकिन अब बोले यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है या क्यू बराबर सिग्मा है। लेकिन हम बोला यार तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अगर मैं यहाँ भी ए लगा दूं तो तुम कहोगे सर ए बराबर ये है तो 4 पाई r² लगा दो। लेकिन ये नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? चूंकि ए डैश बराबर है 4 पाई r² के। बात समझ में आ रही है? ये मैं यहाँ लिख दूंगा अभी, ठीक है। देखो क्यू की जगह पे क्या लगाऊंगा मैं? सिग्मा ए डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई r²। यहाँ तक बताओ सही है? अब मैं बोलूँ ए डैश किसके बराबर है? तो चूंकि ए डैश बराबर है 4 पाई r² के, अतः यहाँ लगाओ आप सिग्मा ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 पाई r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² बटे में पहुंच जाएगा, तो ये बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला r बटे में पहुंचा, r² अपॉन r²। ये आ गई भैया। कोई भी गोलीय कोष लोगे और उसे आवेश दे दोगे, उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r², कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। कैपिटल आर क्या है? इसकी त्रिज्या है जो असली गोला है। स्मॉल आर क्या है? ये उतनी दूरी है उसकी जहां से तुमने निकाली है, सेंटर से r दूरी पर किसी बिंदु P पर,
ठीक है, यहाँ तक बताइए, समझ में आया? क्या करा, देखो समझो, कुछ ना करा, 2 लाइनें तो वही याद करने को कही थी, ये तो बताना रहा। फिर क्या लगाते हैं हम, गॉस थ्योरम लगाते हैं। इसकी जगह पे क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई है। बताइए यहाँ तक सही है? अब मैं बोला ये क्या है, तो तुम कहोगे सर गोले का क्षेत्रफल है, ये जो गोला लिया था 4πr², ये लगा दिया। अब मैं आगे बढ़ा, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है। तो अगर मैं ए ले लूँ तो तुम कहोगे ये वाला ए है, लेकिन मैं कहूँगा सिग्मा है भाई। और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और घनत्व क्या मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल है उसका लिया जाता है घनत्व हमेशा, काल्पनिक चीज़ का घनत्व नहीं लिया जाता। तो असली चीज़ क्या है यहाँ पर, ये वाला गोला है, तो इसलिए मैंने ए ना लिखकर यहाँ क्या लिख दिया, ए डैश। तो क्यू बराबर आ गया सिग्मा ए डैश। यहाँ तक बताइए, सही है? अब मैं बोला कि सिग्मा ए डैश जो है इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे 4πr²। अब तो असली वाला लोग है ना ये, ठीक है, तो 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, ये वाला r² बटे में चला गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर, अब कहाँ निकालना है हमें खुद बताओ, अब पृष्ठ पे निकालना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट डालेंगे अब हम, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। सेकंड है गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, समझ जाओगे क्या है, एट सरफेस, सरफेस पर निकालो। तो इसमें कुछ नहीं करना, अभी क्या आया था हमारा, बाहर क्या आया था, ए बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो आया था, r² अपॉन r²। तो जब हम सरफेस की बात करेंगे, यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो तब ये बताओ क्या करना चाहिए हमें, इस बिंदु P को उठा के यहाँ लगा दो। तो तुम कहोगे सर ये वाली जो r है, ये वाली जो r है जब यहाँ लगा दोगे तो ये तो इसके बराबर हो जाएगी। बताओ, तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल r के। बस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r², इससे ये कैंसिल। तो पृष्ठ पे भाई ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया, मतलब बात समझ में नहीं आई? क्या करा हमने, ये हमने कहाँ निकाली थी, बाहर। लेकिन अब हम क्या बोले, हमें तो पृष्ठ में बताओ, तो इस बिंदु P को कहाँ ले लिया हमने, पृष्ठ पर, और स्मॉल r को किसके बराबर रख दिया, कैपिटल R के। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब कहाँ निकालना हमें, अंदर, गोलीय कोश के भीतर। थर्ड पॉइंट है इसका, गोलीय कोश के भीतर, इसे बोलते हैं एट एन इंटरनल पॉइंट। एट एन इंटरनल पॉइंट, अंदर। तो अब ये बताओ, जब ये खोखला था, खोखला गोलीय कोश है, खोखला स्फेयर, ठीक है, जब खोखला गोला है तो इस पर जो वो होगा आवेश, इसे जो दिया है आवेश हमने, वो समान रूप से फैल गया। अंदर आवेश दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं, खुद सोचो अंदर होगा। इसके ऊपर फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या करा, एक पिंजरा बनवाया था लोहे का, और बीच में खड़े हो गए थे खुद, और पिंजरे के बीच में खड़े हो गए, पिंजरे के अंदर, और पिंजरे पे इन्होंने तार लगवा दिया करंट का बहुत हाई, ठीक है, और बीच में खड़े रहे। तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आवेश दिया गया था पिंजरे के चारों तरफ फैल गया, तो अंदर थोड़ी जगह, वो अंदर ऐसे खड़े रहे। ठीक है, ये मतलब था। तो ये यहाँ पे हुआ, अंदर कोई भी आवेश नहीं गया। तो लिखेंगे चूंकि गोले के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, अतः मान लो गोले के भीतर, अब इसी बिंदु को हमने यहाँ रख दिया P पर, इसी बिंदु को यहाँ मान लिया P डैश। ठीक है, गोले के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, अतः वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। E = 0। ठीक है, यहीं पे हमारा ये चैप्टर थ्योरी का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे हम, भाग 4, ठीक है, फोर्थ पार्ट में हम इसी चैप्टर के आपको एग्जाम्पल कराएंगे। फिफ्थ पार्ट में इसी चैप्टर के हम आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराएंगे। तब हम कहेंगे हमारा पूरी तरह चैप्टर तैयार हो गया है। ठीक है, 2024 में बहुत ज़बरदस्त नंबर लाने हैं। ठीक है, 2024 ही क्या, आने वाले टाइम में 25, 26, 27, 28, ठीक है, सब में, ठीक है, इन्हीं टॉपिकों से बेफिक्र रही है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ठीक है, थैंक यू। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।